Hello everyone, I am Tatagato Paja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. उम्मीद है इससे पहले आपने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के मैंने जो पहला लेक्चर किया था वो लेक्चर आपने अच्छे से देख लिए होंगे और उस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको समझाया था। वहाँ पे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट या फिर जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे घटता है कहाँ पे बढ़ता है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी को समझने की कोशिश किया था। और उसके साथ साथ हमने जो कुछ वहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे उनको हॉटस्पॉट के रूप में मार्क भी कर लिया था। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम से लेकर जितना तक हमारा टाइम परमिट करे। तो क्योंकि ये चैप्टर आसान है तो मैं आपको थोड़ा कम डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी जनरली उतना डिटेल में नहीं आता। क्वेश्चन आपका जनरली डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर में आपका थोड़ा टाइम भी सेव करता हुआ चलूँगा। आपका ये लेक्चर तो ऑलरेडी मैंने आपका हॉटस्पॉट जो है वो मार्क कर लिया है। उसके साथ साथ मैं जो चीज़ें समझाऊंगा एकदम प्रिसाइजली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी बात के हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले तो 15.1.3 क्या कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये आप खुद से सोचिए कि अगर किसी इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो सोचिए ऐसा कि किसी इकोसिस्टम है जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत कम है, सिर्फ 2-3 टाइप के स्पीसीज़ रहते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि उस प्रॉब्लम का हल क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें तो ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड चलना है। क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब हमें हर चीज़ों को सॉल्यूशन ओरिएंटेड रूप में पढ़ना है। तो पहली बात तो आप ये कहेंगे कि सर अगर किसी जगह पे स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी कम है तो वो जो इकोसिस्टम रहेगा वो काफ़ी अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है यानी स्पीसीज रिचनेस जिसको आप कह सकते हैं, तो स्पीसीज रिचनेस बेसिकली आपका इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी को डिनोट करते हैं। जितना किसी भी जगह पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा उतना उस इलाके में आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होगा ही, उसके साथ साथ उसका जो रेजिलियंस यानी उसका किसी भी चेंजेस को रेजिस्ट करने की जो पावर है ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा होगा। और ये हमें एक हमारे थे डेविड टिलमैन, तो उनके कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चला है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर किसी जगह पे स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी कम है तो वो इकोसिस्टम जनरली रेजिस्टेंट तो चलो हो भी सकता है, लेकिन रेजिलिएंट बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कोई भी मैन मेड डिस्टर्बेंसेस या फिर नेचुरली भी हो सकते हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंसेस आए तो वो इकोसिस्टम एकदम इरेडिकेट भी हो सकते हैं, मतलब उसमें रेजिलिएंट बहुत कम होगा। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे भी कह रहा है कि डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। जो सवाल मैंने आपसे पूछा वही आपको एनसीईआरटी पहले पूछ रहा है, फिर आपको समझा रहा है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखना है कि इकोलॉजिस्ट इसमें कुछ कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं दे पाए। तो क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आप तो ये चीज़ प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ हाँ जी इसमें ये स्पीसीज़ नहीं है, ये स्पीसीज़ उसमें प्रेजेंट हो सकता था और नहीं है, इसीलिए उसमें आपका रेजिलिएंट या फिर रेजिस्टेंट आपका स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। ऐसा तो आप प्रूव बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, आप हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा। So, for many decades, ecologists believe that community with more species generally tend to be more stable than those with less species. What exactly is stability for बायोलॉजिकल कम्युनिटी? यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है वो आपको एनसीईआरटी देने की कोशिश कर रहा है। तो पहले क्या कह रहा है कि स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. It must be either resistant or resilient to occasional disturbances, whether it is natural or man-made. And it must also be resistant to invasion of alien species. तो हमें ऑलरेडी पता है किसी भी चीज़ का एक्सटिंक्शन का एक मेजर कॉज है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। तो एलियन स्पीसीज अगर किसी जगह पे इन्वेट कर भी गया तो अगर
एक इकोसिस्टम अगर स्टेबल है, एक कम्युनिटी अगर स्टेबल है, तो उस स्टेबल कम्युनिटी में कुछ चेंजेस या फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे उसमें आपका एलियन स्पीसीज ही क्यों ना आ जाए। और उसके साथ साथ जो स्टेबल कम्युनिटी है उसमें ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा गलत सोच लेते हैं कि ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगा। ऐसा नहीं, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी किसी भी स्टेबल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ वो जो बहुत ज़्यादा है उसका वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि सोचिए आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक समय पे ऐसा आ जाता है कि आपका 600 620 पे आपका मार्क्स सोचिए आप फिक्स हो गया। ये किसी के लिए भी किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका 650 660 में अटक गया। तो एज सच अगर आप देखें तो 650 620 ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। लेकिन जब आपका स्कोर 650 पहला टेस्ट में आप सोचिए 650 आया, दूसरा टेस्ट में आपका 653 आया, 655 आया, तो ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपका स्कोर ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप 620 का एग्जांपल ले तो आपका एक एक टेस्ट में 620 आया, एक में 624 आया, किसी में आप 618 आ गया। तो प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन काफ़ी कम है, लेकिन हाँ ओवरऑल स्कोर काफ़ी हाई है। दूसरे जो अनस्टेबल कम्युनिटी होंगे उनके तुलना में बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ ईयर टू ईयर जो वेरिएशन है यानी चेंज जो है चेंज काफ़ी कम होगा और वो काफ़ी रेजिस्टेंट होगा। और ओकेशनल जो डिस्टर्बेंसेस चाहे वो मैन मेड ही हो और चाहे वो आपका नेचुरली हो, उसके लिए रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट दोनों होना चाहिए। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plots provides some tentative answer. तो हमारे जो डेविड टिलमैन थे उनके कुछ आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स थे। उन एक्सपेरिमेंट में जो आपका रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट के थ्रू हम कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है और जानना है, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे डेविड टिलमैन का नाम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेविड टिलमैन ने जो कंक्लूड किया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको भूलना नहीं है, समझना पड़ेगा ये। Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiment increased biodiversity contributed to higher productivity. तो यहाँ पे जो कह रहा है वो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दिया है कि टिलमैन क्या शो कर रहा है कि आपका जो किसी जगह पे जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे बायोमास का वेरिएशन कितना है, लेस है। इसका मतलब आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि बायोमास बहुत ही कम है, नहीं, बायोमास बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल इकोसिस्टम मतलब क्या, उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ स्पीसीज़ रहेंगे, स्पीसीज रिचनेस काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ वहाँ पे जो ईयर टू ईयर बायोमास का वेरिएशन होगा वो काफ़ी कम होगा। किसी ईयर में अगर वो 6000 होगा तो अगले ईयर में 6200 होगा, अगले ईयर पे 5800 होगा, जैसे कि आपको मैं मॉक टेस्ट के स्कोर के थ्रू भी एग्जांपल से समझाया। और उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। यही तो हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन है और यही तो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो वी कैन कंक्लूड दैट species richness or increased diversity in species has greatly contributed to higher productivity as well as stability of our ecosystem। ये आपका अल्टीमेट कंक्लूजन है। Although we may not understand completely how species richness contributes to a well-being of ecosystem, तो ये तो फिर से आप लोगों को पता है कि ये चीज़ हम कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि कैसे ये चीज़ हम कंक्लूड कर ले कि आपका जितना स्पीसीज रिचनेस होगा उतना इकोसिस्टम का वेल-बीइंग यानी स्टेबिलिटी, रेजिलियंस ये सब ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ इसमें हम हाइपोथेसाइज कर सकते हैं और कुछ फैक्ट के बेस पे हम ये कह सकते हैं। We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the survival of human race on the planet। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपका एक समझने वाला लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी कह दिया है कि हमें अब तक का जो नॉलेज है उस नॉलेज से ये तो पता है कि अगर किसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी रीच होगा तो वो इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत तो एसेंशियल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग यानी हमारे सर्वाइवल के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, हमारे सर्वाइवल के लिए उनका क्या है,
आप सोचिए कि इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें हमने इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़े हैं, और उसमें एक चीज़ हमने पढ़ा है कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंसन ने उसमें प्राइस टैग पुट करने की कोशिश किया, तो उन्होंने पाया कि 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर, this is not a joke, 33 trillion US dollar, and we have taken that amount of services for free, and we are cutting plants and different type of, we are destroying different ecosystem mercilessly. We human being have taken everything for granted, we have taken these kind of ecosystem services also for granted. तो यही, अगर आपका किसी भी इकोसिस्टम को अगर आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसमें तो हमारा जो ह्यूमन रेस है उसका ही सर्वाइवल में काफ़ी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जा सकता है। तो यही आपको समझाया। इसके बाद आपका आ जाता है सबसे बड़ा एक हॉटस्पॉट, इस जो आपका सब यूनिट हम पढ़ रहे थे 15.1.3, दैट इज़ आपका रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि कौन दिए थे? पॉल एलरिच। ये आपका साइंटिस्ट का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो 100% इस बार क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी तक तो बहुत दिनों से ऐसे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया ऐसा पूछा नहीं। आप मान के चलिए अगर आपका नीट 2022 का पेपर या फिर 23 का भी पेपर अगर 2020 जैसा है, यानी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन के बेस पे आए, ज़्यादा लेंदी पेपर ना बने, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिस्ट हैज़ गिवन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उनमें आपको एकदम, ये आपका 10 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन है, एकदम देखा, रिएक्ट किया और आगे बढ़ा, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? पॉल एलरिच ने। तो यहाँ पे पहले रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को हम स्टोरी को समझने की कोशिश करते, फिर हम बिल्कुल एनसीईआरटी को फिर से पढ़ेंगे। तो स्टोरी ये है, सोचिए आप एक किसी एयरपोर्ट में गए हैं, आप अपने जो लोकल, जिस शहर में, जिस गांव में आप रहते हैं, वहाँ से जो लोकल शहर होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई एयरपोर्ट तो ज़रूर होगा। तो मेरे लिए तो यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप सोचिए एयरपोर्ट पे आप किसी जगह पे जाने वाले हैं, तो आप एक प्लेन पे बैठे हैं। अब आप सोचे कि अच्छा हम प्लेन में तो बैठे हैं, अब प्लेन के कुछ स्क्रू है तो उस स्क्रू को खोल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप एक एक करके स्क्रू खोलना चालू किया। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप अपना जो खुद का सीट या फिर दूसरे बगल वाले कोई भी जो सीट है उस सीट का स्क्रू खोला। तो आपको लग रहा होगा अरे यार इससे तो क्या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एक तो स्क्रू ही खुला है। तो ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे बहुत सारे स्क्रू खुलते गए, और ऐसे ऐसे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इस जो प्लेन है, इस प्लेन के हेल्थ के लिए सारे ही स्क्रू इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ स्क्रू ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एनसीईआरटी किताब तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने हॉटस्पॉट मार्क करा है वो आपका क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो आपका 100% क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ऐसा ही वो आपका, आप कीस्टोन या फिर हॉटस्पॉट ऐसे आप नाम दे सकते हैं जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर का जो हॉटस्पॉट है, यानी आप कीस्टोन भी कह सकते हैं, कीस्टोन एरिया, तो वो जगह हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आपका क्या है कि आप ऐसे ऐसे एक एक रिवेट जो है उसको आप पॉप अप करते गए। तो ऐसे करते करते आप क्या किए कि आपका जो प्रोपेलर है, जो आपका जो आपका हवाई जहाज़ जो है उसका जो प्रोपेलर जो है जिसके थ्रू वो अल्टीमेटली उड़ रहा है, तो उसको आप सोचिए उसका कुछ स्क्रू आपने ढीला कर दिया या फिर खोल लिया। तो अब क्या होगा? अब तो पूरा धीरे धीरे आपका वो एरोप्लेन डिसेंड करने लगेगा, यानी फ्री फॉल करने लगेगा अगर आप फिजिक्स की भाषा में बात करें तो। और इसके साथ साथ क्या होगा? पूरा जो प्लेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या, आप खुद को सोचिए कि आप खुद भी तो डिस्ट्रॉय होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करके खुद बच जाएंगे, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग का सोच है कि चलो ये इनको मार दिया हम तो खुद बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आप खुद भी वहाँ पे मारे जाएंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टोटल एरोप्लेन है ये आपको क्या समझा रहा है? ये आपको एक टोटल इकोसिस्टम को समझा रहा है, और उसमें जो सारे सीट, ह्यूमंस, जो भी छोटे छोटे बटन के थ्रू, एकदम छोटे छोटे जो स्क्रू है, जो आपका स्क्रू नहीं, आपका जो रिवेट है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रिवेट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पूरे इकोसिस्टम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका जो प्रोपेलर है उसका जो स्क्रू है या उसका जो रिवेट है, आई मीन।
तो उसको अगर आप खोल देंगे तो इमीडिएटली आपका इकोसिस्टम गिर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे, आप सोचिए किसी विंडो का आप स्क्रू खोल दिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क इमीडिएटली तो नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ समझने वाला था। और यहाँ पे हाँ, जो चीज़ मैं कह रहा था कि आप जो प्रोपेलर का जो रिवेट आप खोल रहे हैं, तो उसके थ्रू आप इमीडिएटली इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं और ख़ुद को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको आप कहेंगे कीस्टोन स्पीसीज़। और ये कीस्टोन स्पीसीज़ का नंबर जनरली काफ़ी कम होता है। जैसे कि आप अगर जो एरोप्लेन है, तो उस एरोप्लेन में तो सिर्फ आपका मेनली दो जो प्रोपेलर है, तो दो प्रोपेलर में जितने स्क्रू है उससे तो कई ज़्यादा स्क्रू आपके टोटल एरोप्लेन में होगा। लेकिन वही जो कम नंबर है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूरे एनसीईआरटी पे हॉटस्पॉट उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो वाले चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। आप लिख के ले सकते हैं कि 90 जो क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप सेक्शन बी को लेके 100 भी मान ले, तो उसमें से करीब 60 से 65 क्वेश्चन तो आपका वही हॉटस्पॉट से बनेगा। बाकी आपका पूरा एनसीईआरटी के एनालिसिस थ्रू, थॉरो नॉलेज के थ्रू बन जाता है। और तो चलिए एकदम हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। मैंने आई थिंक आप लोगों को स्टोरी काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है। तो इन एन एरोप्लेन, तो एयरप्लेन पहले ही कह रहा है कि एयरप्लेन एक इकोसिस्टम को एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है। अब सोच सकते हैं कि पॉल एलरिच साहब ने कितना बढ़िया सोचा कि एक इकोसिस्टम को उन्होंने एक प्लेन के रूप में इमेजिन किया। उसमें उसका उनका इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रांग होगा, तभी वो इतना अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। ये तो हम भी रोज़ देखते हैं कि चलो एक एयरप्लेन उड़ रहा है, उसमें अगर कोई आपका प्रोपेलर का स्क्रू खोल दे तो वो गिर जाएगा, आपका काफ़ी बड़ा एक प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन हम क्या ऐसा सोच पाए? नहीं सोच पाए। तो ऐसे आपको सोच का एबिलिटी भी अपना बढ़ाना है। सोचिए, चीज़ों को सोचिए। सोचने से ही आपका दिमाग का जो, आप इसको कह सकते हैं आपका दिमाग का न्यूट्रिशन, तो आपका दिमाग का पुष्टि जिसे आप कह सकते हैं। तो आप सोचिए। चलिए यहाँ पे हम लोग बिना किसी ज़्यादा बात किए एनसीईआरटी पे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो एयरप्लेन एक इकोसिस्टम है। ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स दैट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग स्टार्ट्स पॉपिंग ए रिवेट टू टेक होम, कॉजिंग ए स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे आपका जो रिवेट को आप बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको आप एक एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज को एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है। इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं ये तो कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन नहीं, बाद में इफेक्ट तो करेगा, लेकिन इनिशियली इफेक्ट नहीं करेगा। बट एज मोर एंड मोर नंबर ऑफ रिवेट्स आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। Furthermore, which rivet is removed may also be very critical. Loss of rivet on the wings और आपका जो प्रोपेलर है may cause severe damage to the ecosystem function. This is key species that drive the major ecosystem functions. तो यहाँ पे आपको कीस्टोन स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो कि आपका मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस जो है उनको रेगुलेट करते हैं। तो अगर वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम एकदम टूट पड़ेगा, क्रैश हो जाएगा प्लेन की तरह। It is obviously more serious threat to the flight safety than loss of few rivets on the seat or window inside the plane. तो आपका विंडो इनसाइड द प्लेन या फिर सीट का जो रिवेट है वो अगर लॉस होगा तो उससे भी तो आपका डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर आपका विंग्स का रिवेट किसी तरीके से आपने खोल लिया तो मोस्ट सीवियर डैमेज आप कह सकते हैं, या फिर वर्स्ट जो डैमेज आप कर सकते हैं पूरे प्लेन में, वो आपका हो जाएगा। तो यही आपका था बेसिकली रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों को तो यहाँ पे एक चीज़ समझ ही आ गया होगा कि ये जो लोग वहाँ पे जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में प्लेन में बैठ के अपना जो रिवेट को पॉप कर रहे थे, तो वो बेसिकली हम ह्यूमन स्पीसीज़ को या फिर ह्यूमन रेस को ही एग्जाम्प्लीफाई कर रहे हैं कि हम लोग एक इकोसिस्टम में बैठे तो हैं, लेकिन उसी इकोसिस्टम को हम खुद ही डैमेज पहुँचा रहे हैं। और वहाँ पे हम टिलमैन के जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू आप कह सकते हैं कि हम ऐसा कर तो रहे हैं लेकिन ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन ये चलता रहा तो वो हमारा खुद का एग्जिस्टेंस में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा देगा। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तो बात हमें यहाँ पे करनी है। तो पहले जो चीज़ है यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि IUCN का जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट में जो आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जितने हैं उसका डाटा वहाँ पे रखा गया है। तो पहली बात तो ये बहुत ही पुराना डाटा है,
एकदम लेटेस्ट डाटा नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया कि भी गया है कि 2004 का डाटा है। तो आप लोग ये डाटा मगअप करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, इस डाटा से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बहुत पुराना डाटा है। इस डाटा से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ अगर एग्जामिनर सोच लिया कि नहीं हमें तो इस बार जो स्टूडेंट है उसको एग्ज़ाम हॉल में हैरास करना ही करना है, उसको रुला के छोड़ना है, तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। वरना तो ये चीज़ आप चाहे तो बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हैं। मैंने भी अपने प्रिपरेशन टाइम पे छोड़ा था, मुझे आज भी याद नहीं है कि क्या क्या डाटा है। लेकिन हाँ, इसके बाद जो चीज़ है ये आपका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपका पार्ट है इसमें होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, कि इनको आपको ज़रूर याद रखने हैं। कि यहाँ पे आपका जो रीसेंट कुछ एक्सटिंक्शन है उस एक्सटिंक्शन का आपका एग्जाम्पल दिया गया है। पहली बात तो यहाँ पे आपको उस एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स मैच के थ्रू लोकेशन पूछ सकता है कि कौन सा देश से कौन सा चीज़ एक्सटिंक्ट हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको, आप चाहे तो फैक्ट शीट बना के इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ आपका निमोनिक नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीसीज़ का नाम दिया गया है और उसका देश का नाम दिया गया है, तो इसमें आप क्या ही निमोनिक बना पाएंगे। तो इसमें आपको बेसिकली याद ही रखने हैं। तो पहले तो आपका डोडो है, डोडो आप एक बर्ड स्पीशीज़ है, ये हमें पता है, वो मॉरिशस देश से आपका एक्सटिंक्ट हुआ है। फिर क्वागा, ये अफ्रीका से। फिर थाइलासीन जो कि ऑस्ट्रेलिया से आपका एक्सटिंक्ट हुआ है। स्टीलर सी काऊ रसिया से। फिर 3 सब स्पीसीज़ ऑफ टाइगर, इन सब स्पीसीज़ का नाम आपको याद रखने हैं, बाली, जैवान, कैस्पियन। तो ये जो बाली, जैवान एंड कास्पियन है, ये तीनों आपको याद रखने हैं कि ये तीनों सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है। अब एक चीज़ आप देख पाएंगे कि सारे जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हुए हैं उनका स्पीसीज़ का नाम और उनका देश का नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे टाइगर के लिए एकमात्र ऐसा है कि उसका सब स्पीसीज़ का नाम दिया है, ना कि देश का नाम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लोग ऐसा ना कर ले कि आपका जो जावान है उसको आपने जावा मान लिया, और जावा तो एक हमें पता है कि आपका आइलैंड है, तो आप जावा आइलैंड सोच के उसको भी एक कंट्री मान लेंगे। ऐसा नहीं है, बाली, जावान और कास्पियन सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है। द लास्ट 20 years alone have witnessed disappearance of 27 species। ये डाटा आप चाहे तो याद रख लीजिए कि आपका लास्ट 20 सालों में करीब 27 स्पीसीज, 27 से ऊपर, यानी यहाँ पे एनसीईआरटी 27 कह रहा है तो 27 ही मानना पड़ेगा, लेकिन असली में ये 27 से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो लास्ट 20 सालों में आपका 27 स्पीसीज़ का डिसअपियरेंस हमने विटनेस कर लिया है। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये चीज़ समझना था कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी आई थिंक पता होगा। मैंने इसलिए वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया कि आपका एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। कोई अगर सोचिए किसी जगह पे आपका भूकंप आ जाए, किसी जगह पे आपका जो वॉल्केनो इरप्शन आ जाए, तो इससे भी आपका बहुत सारा अमाउंट ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे स्पीसीज़ ऑफ एनिमल या फिर स्पीसीज़ ऑफ प्लांट जो है उसका लॉस हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं, जो कि ह्यूमन मेड। सोचिए ह्यूमन बीइंग किसी एक जंगल पे चले गए और वहाँ पे जैसे होता है ना, वो अर्बनाइजेशन के कारण पेड़ काट दिया, पेड़ काटने के कारण आपका जो स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो कि वहाँ पे फीड करते थे, वो धीरे धीरे इरेडिकेट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकते हैं, और यहाँ पे अभी के टाइम पे तो ह्यूमन बीइंग ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ पे बहुत सारा डाटा दिया है। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि ये डाटा बिल्कुल भी आप याद करने की कोशिश ना कीजिए। इससे तो आपका बेहतर होगा कि आप इस समय पे किसी इनऑर्गेनिक का रिएक्शन, इनऑर्गेनिक का किसी एक्सेप्शन, किसी ट्रेंड को आप याद करिए, या फिर आप फिज़िक्स का फॉर्मूला याद कीजिए। ये इस चीज़ पे फालतू का टाइम देके कोई फ़ायदा आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया। आई थिंक अगर पूछा भी गया तो ज़्यादातर स्टूडेंट वो छोड़ ही देंगे, उससे आपका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सम ग्रुप लाइक एम्फीबिया अपीयर टू बी मोर वाल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो जनरली मोस्ट वाल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो, आप सोच सकते हैं कि उनका जो लाइफ साइकिल है, कुछ पार्ट आपका पानी में है, कुछ पार्ट आपका जो टेरेस्ट्रियल है, लैंड में है। तो आप सोचिए पानी में कुछ आपका प्रदूषण हो गया, तो आपका जो पोल्यूशन के कारण क्या हो गया कि उसका पानी का जो लाइफ साइकिल है वो बिगड़ गया।
और लैंड में सोचिए वो एनिमल आपका कुछ सर्टेन जो पेड़ है उस पेड़ में जनरली वो अपना जो हैबिटेट है वो चूज़ करते हैं, या फिर वो उसी वहीं पे वो अपना खुद का जो जिस भी चीज़ पे फीड करते हैं वो मिलता है। और ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, उस पेड़ को ही एकदम ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या होगा, उनका तो जो वाटर में लाइफ साइकिल है वो भी आपका क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डिक्रीज़ हो गया। बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, क्योंकि वो अपना लाइफ साइकिल को तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, और ऐसे ऐसे उनका स्पीसीज डिक्रीज़ होता जाएगा। और टेरेस्ट्रियल में भी तो हमने ऑलरेडी उस जगह को कब्ज़ा करके रखा है, तो वहाँ पे भी आप उसके जो लाइफ साइकिल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो एम्फीबियंस है वो काफ़ी ज़्यादा और मोस्ट वालनरेबल, वन ऑफ द मोस्ट वालनरेबल ग्रुप फॉर एक्सटिंक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पैराग्राफ आ चुका है। इस पैराग्राफ में आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपका है जो एक्सटिंक्शन। तो पूरे जो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। मास एक्सटिंक्शन का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ कह रहा हूँ, एक स्पीसीज़ का बहुत सारे अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ क्या हो गया, इरेडिकेट हो गए। तो वो तो नेचुरल कॉज के कारण भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि सोचिए जब अब प्रिमिटिव अर्थ था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्केनो इरप्शन हो सकता था, तो उसके थ्रू आपका कुछ अमाउंट ऑफ जो स्पीशीज़ है वो इरेडिकेट हो सकते हैं। आप वॉल्केनो इरप्शन के साथ साथ अर्थक्वेक हो सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेस हो सकते हैं, उसके थ्रू आपका एक्सटिंक्शन हो सकते हैं। और ऐसे ही कुछ ऐसे पीरियड थे, उस पीरियड में ऐसे कुछ एक्सटिंक्शन हुए जो कि मास है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ उसमें इरेडिकेट हो चुके थे। तो इनको आप कहते हैं क्या, मास एक्सटिंक्शन। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में शायद एक्सटिंक्शन ही कह रहा होगा, लेकिन इसको आप अल्टीमेटली क्या कहते हैं, मास एक्सटिंक्शन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ आपका इरेडिकेट हो गया है। और करेंटली अभी आप जिस समय पे ये लेक्चर देख रहे हैं, या फिर मैं जिस समय पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस समय जो चीज़ चल रहा है वो है 6th मास एक्सटिंक्शन। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन है इसका रेट करीब 100 से 1000 गुना ज़्यादा है इससे पहले जो 5th 4th 3rd ये सब है। और आपको जान के हैरानी भी होगी कि इसका जो कॉज है, या फिर ये जो कर रहा है वो कौन है, आप और हम, यानी हमारे जैसे ही लोग, जो कि ये एक्सटिंक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर इस एक्सटिंक्शन को कर रहे हैं, इस एक्सटिंक्शन में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो यही है 6th मास एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे आपसे ऐसा पूछ सकता है कि रिमेनिंग जो एक्सटिंक्शन है उससे इसका डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये एंथ्रोपोजेनिक है, यानी ह्यूमन कॉज्ड है। दूसरी बात, इसका रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, पिछले से 100 से 1000 गुना ज़्यादा फास्ट ये हो रहा है। तो यही आपसे कह रहा होगा एनसीईआरटी भी, ये आपका हॉटस्पॉट है, ज़रूर करने हैं आपको। तो पहली बात तो है कि ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। नहीं, आपको एनसीईआरटी नहीं कह दिया है कि इसको आप मास एक्सटिंक्शन कह सकते हैं, मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो अभी चल रहा है 6th एक्सटिंक्शन, ये बाकी के जो पहले एक्सटिंक्शन हुए उनसे कैसे डिफरेंट है। तो वो ये आपको आंसर भी दे रहा है कि द डिफरेंस इज़ इन द रेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। द करेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम, एंड आवर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फास्टर रेट। तो मैंने आपसे ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, आई डोंट थिंक कि आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत पड़ेगा। इन जनरल बायोडाइवर्सिटी लॉस इन रीजन में लीड टू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हॉटस्पॉट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसमें कुछ चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको कंफ्यूजन बिल्कुल अवॉइड करने हैं। तो आपको लगता है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है तो सभी कुछ आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, सभी कुछ इसमें नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों में इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। हाँ, वो ओवरऑल इकोसिस्टम में तो इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा, क्योंकि किसी जगह पे बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब तो इम्पैक्ट इकोसिस्टम में नेगेटिव ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसमें कि आपका इंक्रीज़ हो सकते हैं।
जो कि आई थिंक, या आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आपका जो इकोसिस्टम है उसके लिए तो खड़ा भी होगा। हाँ बिल्कुल, इकोसिस्टम के लिए तो खड़ा भी होगा, लेकिन कुछ उस चीज़ों में इंक्रीज़ हो सकते हैं, सब चीज़ों में डिक्रीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको बिल्कुल भी ऐसा रिजिड मत बना लीजिए कि कुछ भी खराब है तो वो खराब ही है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि इनब्रीडिंग मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों में कुछ क्या बहुत सारी चीज़ों में इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब ऑलवेज़ हार्मफुल नहीं होते। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए अपने सोच में, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, ज़्यादा रिजिड मत होइए उसके बारे में। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या कह रहा है कि डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, ये तो आई डोंट थिंक आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि प्लांट प्रोडक्शन जो है, प्लांट का प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इकोसिस्टम में स्पीसीज का रिचनेस कम हो रहा है, मतलब उसमें प्लांट भी तो कुछ जा रहे हैं, और प्लांट जाने के साथ साथ आपका जो कुछ एनिमल्स है वो भी जा रहे हैं, तो इसी के कारण प्लांट प्रोडक्शन काफ़ी डिक्रीज़ हो जाते हैं। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पेट्रोवारेशंस सच एज ड्रॉट, तो ये हमें जो डेविड टिलमैन साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ही पता है कि किसी भी जगह पे अगर स्पीसीज़ डाइवर्सिटी यानी स्पीसीज़ रिचनेस कम है तो वहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस हो, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, बहुत कम हो जाता है, रेजिलिएंट नहीं होते जो इकोसिस्टम। यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है कि इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। तो कुछ इकोसिस्टम प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें इंक्रीज़ होते हैं, बाकी में जनरली डिक्रीज़ होते हैं। तो कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जिनमें इंक्रीज़ होता है, सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़ एंड पेस्ट डिजीज साइकिल। तो ये चीज़ आपके लेवल पे तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में फिर जाना पड़ेगा, फिर लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों में इंक्रीज़ होना पड़ेगा, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट टाइम में होता है, तो इसीलिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगा। वाटर यूज़ जो होगा आपका काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका जो प्लांट है, प्लांट नहीं, आपका जो ग्रेजिंग एनिमल है वो अगर इरेडिकेट हो जाएगा तो आपका जो फ्लड होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्लड होगा तो वाटर के यूज़ से ही तो आपका फ्लड हो रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में इंक्रीज़ तो हमें पता है कि अगर किसी इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा आपका अनस्टेबिलिटी चल रहा है अभी, तो उससे क्या होगा, उससे उसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलेंगी, और उससे क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी या फिर स्पीसीज रिचनेस और भी डिक्रीज़ होता जाएगा। मतलब आपका जब बुरा समय चल रहा है तो उसमें आपको और भी बुरा डाल देगा। आप सोच सकते हैं कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने कुछ आपका चल रहा है कि आज कुछ पढ़ने का मूड नहीं है, और उसी दिन आपका किसी दोस्त ने आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया कि जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपका तीसरा किसी दोस्त है उसको पता है, तो ऑलरेडी तो डिमोटिवेशन चल रहा है, अब तो ये डिमोटिवेशन पे डिमोटिवेशन स्क्वायर हो गया। तो ऐसा हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि प्लांट डिजीज साइकिल में भी बहुत बहुत नहीं, काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। इसके बाद कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो आज हम लोग यहाँ ये जो लेक्चर है इसमें हम वो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो लॉसेस है उसमें ही हम लोग अपने आप को लिमिट करेंगे। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर, यानी कि हमारा थर्ड लेक्चर आई थिंक, तो थर्ड लेक्चर पे आई थिंक ये पूरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस है, मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक कुछ चीज़ें बताया है, लेकिन यहाँ पे आपको एनसीईआरटी कुछ डिटेल में बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो है उनका कॉज क्या है, कैसे हो रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी पे 4 बायोडाइवर्सिटी लॉस के इंपॉर्टेंट कॉज दिए जाएंगे, जिनको आप क्या कहते हैं, एविल क्वाड्रेट। क्वाड मतलब 4, आपको पता है, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ये तो आप लोग भर भर के सुने होंगे। तो एविल क्वाड्रेट, एविल मतलब ख़राब चीज़ है, आप लोगों को पता है, एविल क्वाड्रेट। तो आपका 4 कॉज होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट होगा, और ये आपका हॉटस्पॉट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और कुछ बार तो ऐसे ही पूछ लिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर आपका जो मैंने आंसर बोल दिया गलती से, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो कि आंसर होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपने सभी लोगों ने देखे होंगे और सभी लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया होगा। तो एविल क्वाड्रेट का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब आप लोगों को आई थिंक अब तक तो पता होगा कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना। तो क्या होता है कि किसी जगह पे आप कोई हैबिटेट है,
उसको अगर आप छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे तो क्या होगा, उनमें जो जीन फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जेनेटिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो जेनेटिक्स में कुछ होते हैं ना, फाउंडर इफेक्ट, पॉपुलेशन बॉटलनेक, ये सब जो पॉपुलेशन में चीज़ें होते हैं, तो उसके बारे में, उसके थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू आप सोचिए कुछ स्पीसीज़ को आप दूसरे उनके हैबिटेट को फ्रैगमेंट कर दिया और उनको दूसरे दूसरे जगह पे भेज दिया। तो इससे क्या होगा, उनका जेनेटिक फ्लो, उनके बीच में जो जेनेटिक फ्लो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसी के कारण क्या होगा, उनका जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ओवरऑल जो इकोसिस्टम के इकोलॉजिकल निश जो है, उस निश में उनका जो आपका वेरिएबिलिटी, उनका जो फंक्शन है, फंक्शनल जो उनका रोल है, वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसके थ्रू क्या होगा, उनका अल्टीमेटली लॉस होगा और ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो स्पीसीज ही मर जाएगा, यानी इरेडिकेट हो जाएगा। तो ये आपका एक बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेजर आपका कॉज है। तो अब हम लोग सीधा एनसीईआरटी पे पढ़ते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कुछ आपका यहाँ पे एस्टिमेट दिया है कि पहले तो ये 14% ऑफ द अर्थ लैंड कवर करता था, अभी सिर्फ 6% पे रह गया, यानी हमने 8% को तो मिटा दिया। क्यों मिटा दिया, हमें ये क्या, सोयाबीन क्रॉप हमें वहाँ पे क्या करना था, सोयाबीन क्रॉप हमें कल्टीवेट करना था, इसीलिए हमने पूरा आपका जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है जो, उसको हमने इरेडिकेट कर दिया। और उसको हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं। वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हैं और ऐसा एक एस्टिमेट है कि वो पूरे वर्ल्ड का जो 20% ऑफ ऑक्सीजन है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट से होते हैं। लेकिन नहीं, हम तो इंसान हैं, हम सबसे अच्छे एनिमल हैं, तो हम तो वो सब नहीं मानेंगे। 8% को चलो इरेडिकेट कर दो, किस चीज़ के लिए, हमारे खाने के लिए। क्या करेंगे, सोयाबीन को कल्टीवेट करेंगे। तो ये आपका मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस आप कह सकते हैं। ये एस्टीमेट आप चाहे तो याद रख सकते हैं, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हैबिटेट लॉस फ्रैगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। और मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और ये जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लेनेट। तो ये आपको डाटा याद रखना है कि इसको आप लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं। और हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन। तो सोयाबीन कल्टीवेट करने के लिए हम इसको एकदम इरेडिकेट कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग काट दे रहे हैं, एकदम उसको ध्वंस कर दे रहे हैं उसको, जो कि बहुत ही बुरा चीज़ है। ठीक है, इसके बाद जो बाकी का यहाँ पे चीज़ है, फ्रैगमेंटेशन जो चीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा है। आई होप कि आप लोग खुद भी पढ़ लेंगे, वरना थोड़ा आज का लेक्चर बड़ा हो जाएगा अगर मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलूँ। तो ये बहुत ही आसान है, आप पढ़ लेंगे। और मैंने आपको इकोलॉजी को इतना अच्छे से, इतना आपका लूसिड एंड फ्लूइड लैंग्वेज में समझाया, आई थिंक आपको तो अब तक इकोलॉजी बोरिंग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, कि अगर आप मेरे से एकदम पहले जो इकोलॉजी का लेक्चर से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लेक्चर 1 से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा, इसके बाद जो आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो हम ह्यूमन बीइंग का नेचर है, कुछ भी चीज़ें हमें मिल रहा है फ्री का, तो चलो उसको एक्सप्लॉयट करते हैं। और ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे और कुछ चीज़ों को एक्सटिंक्ट कर देंगे। तो ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड, शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, इट लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। काफ़ी ज़्यादा एक आपका आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइन है, जो कि आपको समझना चाहिए। आप इसको फिलोसॉफिकल लाइन भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल तो थोड़ा गलत टर्म हो जाएगा, स्पिरिचुअल नहीं, इसको आप फिलोसॉफिकल टर्म कह सकते हैं कि व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या शानदार बात कहा है एनसीईआरटी में, नीड कभी भी ग्रीड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आपको नेसेसिटी और लग्जरी में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अच्छा, मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन लास्ट 500 ईयर, ये जो दो एग्जाम्पल दिए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजियन आपका एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाई ह्यूमन के दौरान पिछले 500 सालों में एक्सटिंक्ट हो गया। इसके बाद मैंने एनसीईआरटी पे एक और आउट ऑफ एनसीईआरटी डिटेल दिया है, ए रिसेंट वन इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपका इंडिया का एक काफ़ी रिसेंट एक्सटिंक्शन का जो एग्जाम्पल है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। वो भी आपका ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन यानी ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण आपका इरेडिकेट या फिर आप कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके बाद जो है ये वाला जो थर्ड आपका एविल क्वाड्रेट का कॉज है,
आई थिंक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बाद अगर कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो आपका है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। ये हमें ऑलरेडी इकोलॉजी पूरा पढ़ते पढ़ते समझ आ चुका है कि एलियन स्पीसीज इन्वेशन क्या है। इसके कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी पे दिया है, इनको हमें बेसिकली यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे। आप लिख के ले लो, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है और यहाँ पे मैंने इसको हॉटस्पॉट मार्क करके रखा है। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, आप चाहे तो लिख लो, एग्ज़ाम के बाद मुझसे आके पूछ लेना क्वेश्चन बना कि नहीं बना। तो पहली बात तो यहाँ पे चीज़ है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन हमें समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ जो एलियन स्पीसीज होते हैं उनको हम किसी भी जगह पे इन्वेट करते हैं। वो एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं, यानी ह्यूमन, हमें लगा कि कुछ भी चीज़ है ये दिखने में अच्छा होगा, इसका जो फ्लावर होगा वो उसका कलर काफ़ी अच्छा होगा, उसका सेंट यानी स्मेल जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, ये सब सोच के हम कुछ भी चीज़ों को दूसरे देश से यहाँ पे लाए। और उसको लाने के बाद हमने देखा कि उससे क्या हो रहा है कि इंडिजिनस जो स्पीसीज़ है उनमें ये काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है। डायरेक्ट तो नहीं डाल रहा है लेकिन इनडायरेक्टली उनको डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, उनको डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, डिप्राइव्ड ऑफ फूड, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के थ्रू उनको वो इरेडिकेट करने में लगा है। और इसके थ्रू आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो स्पीसीज़ है उसका लॉस हो सकता है, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस आपका हो सकता है। तो आपको ये चीज़ आपको अभी तक सवाल में आ रहा होगा मन में कि इससे आपका प्रॉब्लम क्या है। आप किसी दूसरे जगह से अगर कोई प्लांट लाए हैं, वो दिखने में अच्छा होगा इसलिए लाए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इन्वेसिव स्पीसीज़ बन रहे हैं। हम तो ऐसा नहीं देखते कि हमारा इंडिजिनस स्पीसीज़ जो है वो किसी और जो बाकी के स्पीसीज़ है उनको कुछ हार्म पहुंचा रहा है या फिर उनको डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन, डिप्राइव्ड ऑफ हैबिटेट ऐसा कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो एलियन स्पीसीज है उनमें ही ऐसा क्यों होता है, सोचिए इसको। आप सोचने की कोशिश कीजिए और सोचने के बाद आप यहाँ पे जो प्रीमियर चल रहा है इसमें आंसर भी देने की कोशिश कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश कीजिए। पॉज करके आंसर दीजिए, फिर बाकी का वीडियो प्ले कीजिए। मैं यहाँ पे आप आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आंसर आपको तो बता देता हूँ। तो आंसर जो है ये आपका जो एलियन स्पीसीज़ है उसका नेचुरल प्रेडेटर यहाँ पे नहीं होता। अब सोचिए किसी भी, अब अमेरिका से कुछ पेड़ पौधे यहाँ पे लाए हैं। अब हाँ, अमेरिका में तो वो जो पेड़ पौधे हैं उनको खाने लायक जो हर्बीवोर जो है वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन हाँ, वो जो आपका पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पे आप लाने के बाद ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो आपका हर्बीवोर्स है, काउज, आपका गोट्स, डियर्स, जो भी है वो ये सब खाते नहीं है, क्योंकि वो तो अपने दूसरे जो खाने में वो हैबिचुएटेड है तो वही तो खाएंगे। वो दूसरा नया चीज़ आ गया कि वो हार्मफुल हो सकता है, ये सब सोच के तो वो नहीं खाएंगे। तो इसीलिए आपका ये इन्वेसिव हो जाता है। उनका अगर नेचुरल प्रेडेटर यहाँ पे मिल जाते तो वो इन्वेसिव कभी ना बन पाते। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सीधा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, इनको पढ़ते हैं। The Nile perch, introduced into Lake Victoria in East Africa, led to eventually extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake। क्या चीज़ है, मतलब आप ये नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करने के कारण 200 स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश सीधा एक्सटिंक्ट कर दिया। कितना ज़्यादा इनॉर्मस इसका इफेक्ट है। और ये चीज़ आपको मैट्रिक्स मैच में दे सकता है कि नाइल पर्च की वजह से कौन सा जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गया, या फिर आपको ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक एलियन स्पीसीज़ का इन्वेशन का एग्जांपल दो जो कि विक्टोरिया लेक में हुआ था, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि चिचलिड फिश का एक्सटिंक्शन कौन से एलियन स्पीसीज़ के कारण हुआ। बहुत सारे तरीके के जो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आपको खुद से 3D 4D आप जैसे भी कहे तैयार कर लेने कि जैसे जैसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं सब कुछ तरीके से सोच के बना लेने हैं। You must be familiar with environmental damages caused and threat posed to our native species by invasive weeds species such as carrot grass। ये हमें पता है कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है इसको हम कैरट ग्रास के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो इंडिजिनस वीड्स है उनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और उसके साथ साथ ये एक रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो आपका पार्थेनियम का स्पोर है, पोलन ग्रेन्स जो है वो भी कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। ऐसा एक रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग हो रहा है बातें। तो ये एक तो इन्वेसिव है, उसके साथ साथ एक एड ऑन ये बेनिफिट, मतलब नेगेटिव बेनिफिट हमारे लिए लाया है। बेनिफिट तो नहीं करना चाहिए, काफ़ी हार्मफुल चीज़ है। इसके बाद लैंटेना, वाटर हायासिंथ, ये तो हमें पता है कि आइकॉर्निया जो है ये वाटर हायासिंथ है। टेरर ऑफ बंगाल भी हम इसे जानते हैं।
यही आपका जो कुछ इसका जो फ्लावर है वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं, इसीलिए ये दूसरे किसी देश से लाया गया था और अल्टीमेटली हमारा बन गया ये इन्वेसिव स्पीशीज़। क्या ट्रेजिडी है। चलिए, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गैरीपिनास फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि क्लेरियास गैरीपिनास जो है ये आपका अफ्रीकन कैटफिश का साइंटिफिक नेम है, नॉट द इंडिजिनस कैटफिश। और ये भी एक एलियन स्पीसीज़ का एग्जाम्पल है। एलियन स्पीसीज़ ये इन्वेट करते हैं कि कुछ तरीके से हम लोग इनको इन्वेट करवाते हैं क्योंकि हमें एक्वाकल्चर करना है, फिश भी ज़्यादा तरीके से दूसरे तरीके से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसीलिए हम उनको एक्वाकल्चर करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम खुद का जो इंडिजिनस कैटफिश है रिवर में हमारे पाए जाते हैं उनको ही डेंजर में डाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप समझ पा रहे होंगे कि सारे जो चीज़ें हैं इसमें अल्टीमेटली तो ह्यूमन बींग्स ही है, हमारे कुछ नीड पूरा करने के कारण ही हम लोग कर रहे हैं। और यही आपका जो है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन जो है इसीलिए तो बहुत ज़्यादा फास्टर है, 100 से 1000 गुना फास्टर क्यों है, इसीलिए। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर नंबर 2 के एकदम आखिरी वाले पार्ट पे, को एक्सटिंक्शन। इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो को एक्सटिंक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसको समझने के लिए आपको म्यूचुअलिज्म समझना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लेक्चर में ऑलरेडी करवाया है। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन प्लेलिस्ट बायोलॉजी विद ब्रदर, ऐसे सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा और उससे आप फिर से क्लियर कर सकते हैं। तो को एक्सटिंक्शन जो होते हैं आपका म्यूचुअलिस्टिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें कुछ होते हैं आपका ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, मतलब उसमें आपका जो दो स्पीसीज़ जो म्यूचुअलिस्ट है उसमें एक के बिना दूसरा रह ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि चलो एक के बिना भी रह पाएगा, हाँ थोड़ा उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर जो कुछ चीज़ें है प्रोसेसेस है वो कम हो जाएगा, लेकिन रह पाएगा, ऐसा नहीं। आपका जो को एक्सटिंक्शन जनरली देखा जाता है वहाँ पे जहाँ पे एकदम 1-to-1 टाइट रिलेशनशिप होते हैं, जो कि आपका ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो होते हैं उनमें देखा जाता है, और इनमें ही को एक्सटिंक्शन हो सकते हैं। अब सोचिए उनमें कुछ एक स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो उसके साथ साथ क्योंकि ऑब्लिगेटरी है तो दूसरा भी एक्सटिंक्शन होएगा ही होएगा, वो होना एकदम 100% होना तय है। तो ये आपका को एक्सटिंक्शन है। और फिर से हम लोग एनसीईआरटी का लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट मीट्स अप द सेम फेट। तो पहले तो आपका यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ चीज़ में अगर आप होस्ट में कुछ और एनिमल का रिलेशनशिप है, 1-to-1 टाइट रिलेशनशिप है, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता, तो एक अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो उसके साथ जो दूसरा है उसका भी सेम फेट होगा। Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to extinction of other। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है कि आपका प्लांट पॉलिनेटर जो रिलेशनशिप है ये 1-to-1 रिलेशनशिप है और टाइट रिलेशनशिप है, एक के बिना दूसरा पॉलिनेट हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुछ जो पॉलिनेटर होते हैं जनरली वो स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि उनको जो पोलन रिवार्ड वगैरह ये सब मिलते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी आई थिंक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो उससे हम समझ सकते हैं कि अगर कुछ एक एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा एक्सटिंक्ट हो गया ही होगा। और इसका जो चीज़ है ये आपको को इवोल्यूशन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें को इवॉल्व करते हैं वो अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा तो उसका भी सेम फेट होगा, वो एक्सटिंक्ट होगा ही होगा। आप सोच सकते हैं कि वो जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो था ओफाइरस, तो उसका जो कुछ रिजेम्बलेंस था, उसका जो फ्लावर है उसका फ्लावर पार्ट के साथ जो फीमेल जो बी है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस था। तो अगर ये सोचिए ये अगर एक्सटिंक्ट हो गया, आपका जो बी है, बी स्पीसीज़ जो है जो इसको पॉलिनेट करते हैं वो अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो इनका तो पॉलिनेशन स्टॉप हो जाएगा, फिर तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यही आपको को एक्सटिंक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ हमने कर लिया है हमारा ये जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन लेक्चर नंबर 2 का एकदम फिनिश। हमने काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश किया, थोड़ा लेक्चर लंबा भी हो गया। आई थिंक आप लोग अब तक मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, लास्ट तक बने हुए होंगे। अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और किसी ऐसे ही आपके जो नीट एस्पिरेंट दोस्त है जो कि बायोलॉजी को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, नीट ओरिएंटेड एकदम रेलिवेंट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और
मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।